चलो तो हम लोग अब आज का लेक्चर चालू करते हैं। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जीएसटी, कल हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करा था। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड समझते हैं टैक्स। अभी अभी मैं एक डेफिनेशन बोलूंगा तुम लोगों को, तुम बताना मैंने डेफिनेशन टैक्स की सही बोली या उसमें कुछ दिक्कत है या वो डेफिनेशन गलत है। तो ध्यान से सुनना, उसके बाद तुमको मेरे को रिप्लाई करना है। टैक्स इज अ voluntary payment by citizens of a country to the government. Tax is a voluntary payment by citizens of a country to the government. चलो बोलो, ये डेफिनेशन सही है या गलत? शैलांशी, यशवी, खुशी, अर्नव, फिर मोक्षा, संयम, जोग, यशवी। डेफिनेशन सही बोली थी मैंने? चलो तो सब लोगों ने बोला डेफिनेशन सही है, तो एक बार डेफिनेशन फिर से सुनो, क्योंकि डेफिनेशन तो गलत है। तो अब वापस सुनो, बताओ क्या गलत है। टैक्स इज अ वॉलेंटरी पेमेंट बाय सिटीजंस ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट। क्या गलत है इस डेफिनेशन में? करेक्ट, वॉलेंटरी नहीं होता, कंपलसरी होता है। क्या टैक्स अपन अपनी इच्छा से पे करते हैं या वो कंपलसरी इसलिए पे करना पड़ता है? सोचो सोचो। तो मैंने जान करके डेफिनेशन पहले गलत बोली। टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय सिटीजंस ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट। क्या टैक्स का मतलब अब हम लोगों को समझ में आ गया? मोक्षा, खुशी, संयम, शैलाशी। ठीक है, तो चलो हमने आज के लेक्चर में सबसे पहली टर्म समझी, टैक्स का मतलब कंपलसरी पेमेंट। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? एक ऐसा टैक्स जिसको पे करने वाला पर्सन और बियर करने वाला पर्सन सेम है। पर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जिसको पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तुम विद्योदय पे एडमिशन कर लोगे, तुम जब फीस भरोगे तो उसके ऊपर जीएसटी करके एक टैक्स लगेगा। तो अभी अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल फीस है 20,000, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, मतलब 3600। तो तुम्हें टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 23,600। तो जब विद्योदय से तुम्हें रिसीप्ट मिलेगी, कोचिंग फीस 20,000 एट जीएसटी एट द रेट 18%, 3600। टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा 23,600। तो तुम्हारी जेब से कितना पैसा जाएगा ये बताओ, तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा? छोट, कितना पैसा देना पड़ेगा तुमको? 23,600। अब अगर अपन इस 23,600 को स्प्लिट करें तो टेक्निकली विद्योदय की फीस तो सिर्फ 20,000 है। हमें तो तुम्हें सिर्फ 20,000 ही चाहिए तुमसे, पर इसके ऊपर टैक्स लग गया 3600, तो तुम्हें पे करना पड़ गया 23,600। अब मुझे बताओ, ये जो टैक्स का अमाउंट है 3600 किसकी जेब से गया? हमने हमारी जेब से भरा, कोचिंग वालों ने, या स्टूडेंट की जेब से गया?
अरे बोलो भाई। स्टूडेंट की जेब से गया। पर अब मुझे बताओ, सरकार को, गवर्नमेंट को ये 3600 रुपीज का टैक्स पे करने तुम लोग जाओगे या ये हम जमा कराएंगे? हम लोग जाएंगे। तो अब सुनो, इनडायरेक्ट टैक्स पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। किसकी जेब से गया? तुम्हारी जेब से गया। तुम वो खर्चा उठाओगे, तो बियर तुम लोग कर रहे हो। पर सरकार को पे करने किसको जाना पड़ेगा? हम लोगों को। तो पे कोई और कर रहा है, कोचिंग क्लास। बियर कोई और कर रहा है, स्टूडेंट। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन पे कर रहा है वही पर्सन उसको बियर भी कर रहा है। तो एक और टैक्स होता है इनकम टैक्स। तो जब तुमको, हम लोगों को फीस पे करोगे 20,000, तो ये जो 20,000 की फीस हुई, ये मेरे लिए इनकम बनेगी। सरकार इसके ऊपर लेता है टैक्स। अभी अपन अज्यूम करते हैं कि इनकम टैक्स है 20%। तो 20,000 का 20%, 4,000 रुपए क्या लगेगा? टैक्स। अब सुनो ध्यान से। जैसे तुमने 23,600 हम लोगों को फीस दी, हमने तुमको रिसिप्ट दे दी 23,600। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मोक्षा, तुमने मुझे फीस दी 23,600, तुमने मुझसे रिसिप्ट ले ली। तुम उठ के जाने लगी, तो मैंने तुमको बोला कि मोक्षा 2 मिनट रुको। तुमको मैंने वापस बुलाया और मैंने 4,000 रुपीज अपनी जेब में से निकाल के तुमको दिए। मोक्षा खुश हो गई कि अरे वाह सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को डिस्काउंट दिया 4,000 रुपए का। मैंने कहा कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। उसने बोला सर क्या करूं? तो मैंने बोला कि जब तुम अपने घर जाओ ना, तो ये जो शिवाजी वाटिका है वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो घर जाते जाते 4,000 रुपए मेरा टैक्स जमा करके आ जाना। जाओगी क्या मोक्षा पे करने? नहीं, मोक्षा मेरा इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती कि वो मेरे लिए टैक्स पे कर दे। मोक्षा नहीं करोगी ना? करेक्ट। देखो, मैंने मेरी जेब में से 4,000 रुपए दी, मतलब मोक्षा के पैसे नहीं लग रहे। मैं पे करने को तैयार हूं। मोक्षा को तो बोला सिर्फ डिपॉजिट करके आ जा, पर मोक्षा ने मना कर दिया कि बोला आपका टैक्स है, आप भी पे कर देना। मतलब पे भी मेरे को करना है, बियर भी मेरे को करना है। मेरी जेब से पैसा जाएगा और सरकार को जमा कराने भी मुझे जाना पड़ेगा। मैं किसी और को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब पे कोई और कर रहा है और बियर कोई और कर रहा है। बियर तुम कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तुम अपनी जेब से जीएसटी दे रहे हो, पर सरकार को पे करने कोचिंग क्लास वाला जाता है। अपन होटल जाते हैं, तो अपने होटल में जीएसटी ऐड होता है, तो कस्टमर की जेब से जाता है जीएसटी। तो बियर कौन कर रहा है? कस्टमर। पर सरकार को जमा कराता कौन है? होटल। पर जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो पर्सन बियर करेगा वही उसको पे करेगा, मतलब मेरी जेब से जाएगा और सरकार को पे करने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ में आ गया? संयम, संयम, भव्य, भव्य, अदिति। चलो, तो अब मैंने तुम लोगों को समझाया डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी के आने के पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। एक होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इसके अलावा सर्विस टैक्स। ऐसे बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। तो सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नया लॉन्च करा, एक स्टेटमेंट, स्लोगन, वन नेशन वन टैक्स। एक नेशन में एक ही टैक्स होना चाहिए। ये क्या है, अलग अलग इतने सारे टाइप के टैक्स लगा रखे हैं। तो मोदी सरकार ने ये सारे टैक्सेस जो मैंने लिखे हैं वो विड्रॉ करके इन सब की जगह एक कॉमन टैक्स ला दिया, दैट इज जीएसटी। तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करा पब्लिक के ऊपर। मान लो ये 10% था, 5% था, 3% था, 2% था, 1% था, तो ये मिला के 18% कर दिया। तो ऑन एन एवरेज उन्होंने उतना ही टैक्स लिया, पर नंबर ऑफ टैक्सेस, अलग अलग टैक्स के अलग अलग रूल्स और अलग अलग एक्ट्स होते हैं।
तो अब इंसान को इतने सारे अलग अलग टैक्स रूल्स पढ़ने की जगह सिर्फ एक जीएसटी पढ़ने की जरूरत है। तो एज अ कंज्यूमर, एज अ बिजनेसमैन, मुझे बहुत सारे टैक्स की रिपोर्ट करने की जगह सिर्फ एक जीएसटी भर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो जब जीएसटी आया तो पुराने सारे टैक्सेशन सिस्टम को रिमूव करा गया और उसकी जगह क्या लाया गया? जीएसटी। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? चलो अब आगे सीएसटी और वैट। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी भी माल बेचने पे लगता था टैक्स, वैट भी माल बेचने पे टैक्स लगता था। दोनों में डिफरेंस क्या था? सीएसटी में क्या होता था, अगर मैं पहले गुड्स बाय कर रहा हूं तो मेरे गुड्स की वैल्यू है 100 रुपए, उसके ऊपर सीएसटी चार्ज करा गया 10%, तो मेरा टोटल बिल कितना हो गया? 110। फिर जब मैं गुड्स सेल करता था तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होती थी 110, क्योंकि मैंने जब गुड्स खरीदे तो मेरी जेब से कितना गया? 110। मान लो इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड करा 20 रुपए, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 130। जब मैं माल बेचूंगा तो मुझे भी सीएसटी चार्ज करना पड़ेगा 10% के हिसाब से 13 रुपए। तो कस्टमर को ये कितने में मिला? 143। कस्टमर को कितने में मिला सीएसटी के अंदर? बोलो। अब सीएसटी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे करा, सरकार उसका रिफंड नहीं देती थी। मतलब जब मैंने गुड्स खरीदे तो 100 प्लस 10 रुपए सीएसटी, मेरी जेब से गए 110। इसमें ये जो 10 रुपए टैक्स पे करे ये मुझे रिफंड नहीं मिलने वाले, ये भी मेरी कॉस्ट है। तो जब मैं माल बेचने जाऊंगा तो मैं मेरी कॉस्ट कितनी मानूंगा? 110। मतलब जो 10 रुपए टैक्स पे करा मैं उसको भी अपनी कॉस्ट मानूंगा। और जब मैं माल बेचने जाऊंगा तो मुझे सीएसटी जो लगेगा 13 रुपए, तो 13 रुपए किसके ऊपर चढ़ा? 130 के ऊपर 10%। और 130 में 110 है और 110 में ये 10 रुपए है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा ट्रिकी हो गया। जब मैंने माल बेचा तो मैंने सीएसटी कौन सी वैल्यू पे लगाया? 130 पे 10%, 13 रुपए। 130 कैसे आया? उस 130 में 110 इंक्लूडेड है। वो 110 कैसे आया था? उसमें 10 रुपए सीएसटी ऑलरेडी जो परचेज के टाइम पे टैक्स पे करा था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब सीएसटी में दो नुकसान हो रहे थे। पहली बात, परचेज के टाइम पे जो 10 रुपए मैंने टैक्स पे करा उसका रिफंड नहीं मिल रहा था, एक तो वो मेरी कॉस्ट बनी, और माल बेचते टाइम उस 10 रुपए के टैक्स के ऊपर फिर से 10 रुपए क्या लग गया? टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर मान लो कोई मुझसे 143 में खरीद के वापस आगे बेचेगा तो वो 143 प्लस प्रॉफिट उसके ऊपर वापस टैक्स लगाएगा। मतलब वो तो टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएगा। क्या ये चीज समझ में आई सब लोगों को? बोलो। सीएसटी के दो नुकसान थे। एक बार और समझ लो, सीएसटी के दो नुकसान। पहला, जब मैं गुड्स पहली बार परचेज कर रहा हूं तो जो मेरी जेब से टैक्स गया 10 रुपए, सरकार मुझे रिफंड नहीं कर रही, तो वो 10 रुपए मेरी जेब से लग गए, तो मेरी कॉस्ट। दूसरा नुकसान, जब मैं गुड्स बेचने जाऊंगा तो मैं किसके ऊपर लगा रहा हूं टैक्स? ये 130 रुपए पे। 130 रुपए में 110 रुपए इंक्लूडेड है, और ये 110 में 10 रुपए का के हैं? टैक्स के। इसका मतलब जब मैंने ये 13 रुपए टैक्स लगाया तो 13 में 10 रुपए के ऊपर भी वापस से टैक्स लग गया। तो पहली बार टैक्स पे करा और फिर उस टैक्स के ऊपर वापस से टैक्स पे करा, तो दो बार टैक्स पे कर दिया ना। पहले ये पॉइंट समझना पड़ेगा, अपन फिर ही आगे बढ़ेंगे। इसमें डाउट हो तो पहले पूछ लो।
किसने अभी डाउट किसने पूछा था? संयम ने। अभी क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो अब इसको आगे देखो। जब वैट वाला सिस्टम होता है और मैं गुड्स को बाय करता हूं, तो वैट भी है जब आप माल खरीदते बेचते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। तो वैट मैंने लगाया 10%, तो मेरी जेब से कितना गया? 110 रुपए टोटल। पर वैट में सरकार ने बोला कि घबराओ मत। वैट के सिस्टम में जब तुम गुड्स परचेज करोगे तो जो तुमने टैक्स पे करा है हम उसका आपको रिफंड कर देंगे। और जब तुम्हें पता है कि आज मेरी जेब से भले 110 गया पर 10 रुपए तो सरकार वापस कर देगी, तो तुम अपने गुड्स की कॉस्ट 110 मानोगे या 100? इसका आंसर दो पहले। किसी को समझ में नहीं आया अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई कोचिंग क्लास में तुम जब आओगे मेरे वहां पे एडमिशन लेने, फीस है 20,000, उसके ऊपर टैक्स है 3600 रुपए, तो मैं आज तुमसे लूंगा 23,600। पर चिंता मत करो, जब तुम्हारा 11th सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं 36 रिफंड कर दूंगा। तो मुझे बताओ 11th पढ़ने की कॉस्ट तुम्हारी 23,600 हुई या 20,000? 20,000, क्योंकि 23,600 में से 3600 रुपए तो तुम्हें रिफंड मिल जाएंगे। तो वैसे ही वैट में जब तुमने गुड्स खरीदा 100+10, तुम्हारी जेब से नो डाउट आज 110 गया, पर 10 रुपए तो तुम्हें सरकार रिफंड कर देगी। तो अब तुम्हारे लिए गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपए। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिला? जब तुम ये गुड्स सेल करने जाओगे तो तुम अपनी कॉस्ट 110 की जगह 100 रुपए लोगे। इस पे तुम प्रॉफिट वही ऐड कर लो, 20 रुपए। तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 120। जब तुम गुड्स बेचोगे तो तुम भी वैट चार्ज करोगे 10% के हिसाब से, 12। तो अब कस्टमर को ये कितने में पड़ेगा? 132। देखो क्या मैंने कोई कैलकुलेशन एरर करा है क्या? तुम लोग करके देख लो। बोलो। अरे बोलो, समझ में आया ये जो वैट में करा है मैंने? किसी को वापस समझना हो तो पूछ लो। चलो अब कंपेयर करो दोनों केसेस में। पहले केस में कस्टमर को मेरी दुकान से कुछ कितने में मिल रहे थे? 143। दूसरे केस में कितने में मिल रहा है? 132। अच्छा देखो, दोनों केसेस में जो मेरा प्रॉफिट है, मैंने दोनों केसेस में 20 रुपए ही कमाए। दिख रहा है? तुम केस सीएसटी वाला लो या वैट वाला लो, मैंने तो मेरे 20 रुपए ही कमाए। दोनों केसेस में मेरी कमाई सेम है, फिर भी यहाँ पे कस्टमर को पड़ा 142 में, यहाँ पे पड़ा 132 में। मुझे बताओ कितना सस्ता पड़ा? कस्टमर के कितने रुपए बच गए? अरे बोलो। ये तुम लोग माइनस नहीं कर पा रहे हो क्या? कस्टमर के 11 रुपए बचे। ये 11 रुपए कैसे बचे? इधर देखो, यहाँ पे कॉस्ट कितनी ली थी? 110, पर यहाँ पे कितनी ली? 100। तो 10 रुपए तो ये बच गए। और ये 10 रुपए किसके हैं? ये 10 रुपए हैं आपके टैक्स के। सीएसटी में आपने जब 110 रुपए कॉस्ट ली तो आपने टैक्स को भी कॉस्ट माना, पर यहाँ पे आपने उसको कॉस्ट नहीं माना। क्या ये पॉइंट एग्री कर रहे हो? तो कस्टमर के जो 10 रुपए बचे, 11 रुपए बचे, उसमें से टैक्स बच गया 10 रुपए। और जब आपने सेल्स के टाइम पे टैक्स कैलकुलेट करा तो यहाँ पे कितना रुपया लगा? 13। यहाँ पे कितना रुपया लगा? 12।
क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स 10 रुपए के ऊपर 10%, 1 रुपया टैक्स वो भी बच गया। तो ऐसे करके आपके 11 रुपए बचे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जीवन भर तुमको टैक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास टाइम है, तुम अभी बोलोगे तो मैं वापस से पूरा समझा सकता हूं, पर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। थोड़ा सा टाइम दो इसको, समझो, फिर मैं आगे पूछ रहा हूं। तुम में से अभी कोई एक स्टूडेंट ये पूरा वापस से एक्सप्लेन करेगा मेरे को? चलो पूछो। जिन लोगों का हो गया है वो पूरा एक बार मेरे को पूछ लो, मतलब बता दो तो मैं पूछूं फिर। सो गए क्या तुम लोग? किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? वो मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? भव्य, हो गया पढ़, मतलब कर लिया पूरा रिवाइज? तो एक काम करो, तुम लोग नोटबुक में पहले कॉपी भी कर लो इसको। नोटबुक में कॉपी करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं।
हो जाए तो बता देना। हो गया लगता है सबका। चलो अब जो हमने कल बात बोली थी जीएसटी के बारे में। सब लोगों का ध्यान इधर वापस से। जीएसटी तीन टाइप के होते हैं, एक एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। तो ये जो एस और सी है मतलब स्टेट और सेंट्रल, इसका मतलब स्टेट जीएसटी का पैसा स्टेट सरकार के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। सीजीएसटी जो है इसका पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईजीएसटी सेंटर के पास जाता है पर उसमें भी शेयरिंग होती है सी और एस की। अब ये जो शेयरिंग है ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी को कैसे शेयर करता है सी और एस के साथ, उसका अपने को सिलेबस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या तुम लोगों को नाम समझ में आ गए? एसजीएसटी का मतलब अर्नब, वेरी गुड। खुशी सीजीएसटी, ठीक है सब सही है माई से, ठीक है। अब कौन सा टैक्स कब लगेगा, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना। सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगेगा जब गुड्स विद इन दी स्टेट सेल हो रहे हैं। मतलब अगर मध्य प्रदेश का कोई डीलर मध्य प्रदेश में माल बेच रहा है सेम स्टेट के अंदर, तो सी और एसजीएसटी लगेगा। राजस्थान का पर्सन राजस्थान में ही गुड्स बेच रहा है तो सी और एसजीएसटी लगेगा। पर अगर आप आउटसाइड स्टेट माल बेच रहे हो, अगर आप आउटसाइड बेच रहे हो स्टेट के माल, मध्य प्रदेश का पर्सन मध्य प्रदेश के माल बाहर बेच रहा है किसी को माल, तो आईजीएसटी चार्ज होगा। क्या इसमें अब किसी को कोई डाउट? बोलो। चलो ये नोट डाउन कर लो फ्लो चार्ट। हाँ बोलो। ये नोट डाउन कर लो। बोलो हो गया।
अब कल जैसा अपन लोगों ने बात करी थी कि जीएसटी में भी परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे करा रहता है, सरकार बोलती है कि चिंता मत करो, हम इसका रिफंड कर देंगे। तो अब जो इंपॉर्टेंट, ये मैं कल ऑलरेडी लिखवा चुका हूं वैसे, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा दैट विल बी इनपुट जीएसटी। अब अगर सेम स्टेट में माल बेचा, अगर आपने सेम स्टेट में माल बेचा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और अगर आपने एक स्टेट से बाहर जाके माल बेचा तो आईजीएसटी लगेगा। इनपुट मतलब परचेज के टाइम पे जो जीएसटी लगेगा दैट इज इनपुट जीएसटी। सरकार बोलता है चिंता मत करो, हम आपको इसका रिफंड दे देंगे। तो हमें पैसा वापस मिल जाएगा, हमें सरकार से पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट है, इसलिए इनपुट जीएसटी क्या होगा, डेबिट। पर जब तुम गुड्स को सेल करोगे तो वर्ड यूज होगा इनपुट की जगह आउटपुट जीएसटी। अगर सेम स्टेट में माल बेचा तो आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी। पर अगर किसी स्टेट के बाहर में किसी को बेचा तो आई जीएसटी लगेगा। जब आप माल बेचोगे आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करोगे, ये आपको सरकार को देना है, तुम्हारे लिए नहीं है ये जीएसटी का अमाउंट, तो तुम्हें सरकार को ये पे करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को क्या करते हो, क्रेडिट। क्या ये तुम्हारे पास नोटेड डाउन है नोटबुक में? कल कर दिया था क्या? ठीक है। तो अब इधर देखो, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। परचेज करोगे तो जो जीएसटी लगेगा वो तुम्हारे लिए एसेट है, तो वो भी डेबिट। और टू, अगर पेमेंट कर दिया तो कैश या बैंक, उधार गुड्स खरीदे थे तो टू क्रेडिटर अकाउंट। क्या इस जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट? इस जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट है? सेकेंड स्टेप मतलब ये इनपुट, तुम गुड्स खरीद रहे हो तो तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, टैक्स लग रहा है, पर सरकार ने बोला कि ये तो हम तुमको रिफंड दे देंगे। तो तुम्हें ये जो टैक्स आज पे कर रहे हो इसका रिफंड मिलने वाला है, तो ये तुम्हारे लिए एसेट है। किसी को पैसा देना है तो लाइबिलिटी, किसी से पैसा लेना है तो एसेट। तो एसेट है इसलिए इनपुट सी ये जीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज इट इज एन एसेट। अगर तुम माल बेच रहे हो तो पैसा मिलेगा तो कैश या फिर बैंक, और अगर उधार माल बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट। माल बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम है। और टू, यहां पे आ जाएगा आउटपुट जीएसटी। अब मैं सिर्फ जीएसटी लिख रहा हूं, सी है, एस या आई है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्या तुम सब लोगों के पास एक कल का फ्लो चार्ट है तुम्हारे पास लिखा हुआ? ठीक है। अब किसी को अगर डाउट हो तो पहले मेरे से पूछ लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कल हमने क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करा था, याद हो तो? इसमें हमने कुछ कुछ चीजें छोड़ दी थी क्योंकि उसमें जीएसटी था, तो आज हमने अब जीएसटी सीख लिया तो सीख कर लेते हैं। अप्रैल 13 ट्रांजैक्शन पढ़ो पहले तुम लोग खुद। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1500 प्लस सी और एसजीएसटी 6%। मुझे बताओ ट्रांजैक्शन परचेज का है या सेल का?
सेल का। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट, क्योंकि कैश वर्ड नहीं बोला और सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है। तो डेटर की जगह नाम दे रखा है तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स का अमाउंट तो बेसिक 1500। माल बेचोगे तो उस पे जो जीएसटी लगेगा वो आउटपुट और सीजीएसटी भी लगेगा, और 1500 का 6%, 90 रुपीज ईच। टोटल अमाउंट आ जाएगा कृष्णा में, क्योंकि हम जब कृष्णा का बिल बनाएंगे तो हम लिखेंगे गुड्स 1500 प्लस सीजीएसटी 90 प्लस एसजीएसटी 90। तो कृष्णा को टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 1500 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 1680। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हो जाएगा नरेशन। चलो लिखो। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लिख लिया? चलो अप्रैल, अप्रैल 20 तुम खुद से ट्राई कर रहे हो, फिर मैं लिखूंगा। हो जाए तो बता देना। परचेज अकाउंट डेबिट, बेसिक अमाउंट 3000। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, नरेशन हो जाएगा ये। कितने लोगों की एंट्री सही हुई? अच्छा गलत किसकी हुई? कोई ऐसा जिसकी गलत हुई? शुभ की। शुभ बताओ क्या गड़बड़ करी? अच्छा
ठीक है, वो ध्यान रखो, अगर कैश वर्ड नहीं है और सामने वाले का नाम दिया है तो वो क्रेडिट ही मानना पड़ेगा। चलो April 30 और April 30 एक और, ये दोनों, चलो पहली वाली तुम कर लो, दूसरी वाली मेरे को करवानी पड़ेगी। फर्स्ट वाली तुम लोग करो, फिर मैं बोलूंगा। हो गई एंट्री? चलो, कैश अकाउंट डेबिट 2, सेल्स अकाउंट 2, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स हो जाएगा बेसिक अमाउंट 8,000, उसका 6%, उसका 6%, तो ये 8960। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। किसी को डाउट इसमें? हाँ हाँ, तो इसलिए सेल्स इनकम नेचर है ना, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कैश इनकम नहीं होती भव्य, कैश का नेचर तो एसेट है, याद करो, कैसे भूल गए? कैश का नेचर एसेट होता है। बोलो, हो गया? चलो, पेड रेंट, आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो आप उसके ऊपर जीएसटी भरोगे, जिसका आपको रिफंड मिलेगा। तो जब आप कोई एक्सपेंस करते हो, मतलब आपने सर्विस ली है, वापस बोल रहा हूं, जब आप कोई पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब आपको, आपने सर्विस ली है, मतलब वो आपके लिए इनपुट है, तो इस पे इनपुट जीएसटी लगेगा। जैसे हम लोग विद्योदय पे हर महीने जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी 2000 की, पर उसके ऊपर जीएसटी जुड़ा हुआ आता है, तो हमें तो पूरा 2000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है, तो जेब से पूरा पैसा गया। और हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इनपुट है, तो इसलिए उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? इनपुट जीएसटी। सरकार बोलती है कि ठीक है, हम आपको रिफंड कर देंगे इसका बाद में। बोलो, हो गया? चलो, टाइम आ गया है होमवर्क देने का।
1 2 3 4 तो तुम कर ही चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। अब एक काम करो, तुम लोग पहले ट्रांजैक्शन पढ़ो। तुमको अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा लगे कि डाउटफुल है, ये हमको शायद नहीं आ रहा, तो मेरे को पहले पूछ लो, मैं हाथों हाथ डाउट क्लियर कर दूंगा। टू फोर सिक्स टेन, पहले ये पढ़ लो। टू फोर सिक्स टेन, इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल। गोपाल ने हमको बेचा 10,000 रुपए के गुड्स, तो इस 10,000 में से 5% डिडक्ट हो जाएगा, वो डिस्काउंट मानना पड़ेगा, बचा हुआ पेमेंट कर देंगे अपन। चलो 14 तक कोई डाउट? नहीं, ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा ना, 10,000 का 5% 500। 14 तारीख तक कोई डाउट किसी को भी? चलो 15 से 25 तक पढ़ो। ठीक है, उसके पहले कोई हो तो पहले पूछ लो, फिर 25 समझाता हूँ। किसी और को पूछना है? चलो 25th वाला, पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट रिसीव 250। तो हमने सुभाष को पेमेंट करा तो कैश गया, तो कैश एसेट, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट, तो टू कैश 4750। उसने हमें डिस्काउंट दिया तो हमें डिस्काउंट मिला, हमारे लिए फायदा, इनकम, और इनकम को क्या करते हो, क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव 250, और सुभाष डेबिट द रिसीवर, तो सुभाष को पैसा मिल रहा है, तो सुभाष का अकाउंट डेबिट होगा पूरे 5,000 से। तो एंट्री होगी सुभाष डेबिट 5,000, टू कैश 4750, टू डिस्काउंट रिसीव 250। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, wages account debit to cash, salary account debit to cash, advertisement account debit to cash, trade expense account debit to cash। चलो हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 आज का होमवर्क है, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे आगे।